सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय है 72 के मोदी मुश्किल से मुमकिन तक। संदर्भ यह है कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अर्थात 17 सितंबर 2022 को 72 वर्ष के हो जाएंगे। बतौर प्रधानमंत्री वह 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इन 8 साल में देश के विकास के संदर्भ में उनके समर्थकों के द्वारा तमाम दावे हैं। बताया गया है कि देश ने नई ऊंचाई को स्पर्श किया है, देश ने नई आभा को प्राप्त किया है, देश ने विश्व पटल पर अपने आप को एक महाशक्ति के तौर पर स्थापित किया है। वहीं इसके उलट एक वर्ग ऐसा है जिसका मानना है कि इन 8 साल में देश अपने सांप्रदायिक सद्भाव को खो गया है, देश खंड खंड होने के कगार पर पहुंचा है, देश मूलभूत समस्याओं के संदर्भ में देख ही नहीं पा रहा है, चाहे वो महंगाई के संदर्भ में, चाहे बेरोजगारी के संदर्भ में या आम आदमी की तकलीफ के संदर्भ में। इन विरोधाभासों के बीच में यथार्थपरक सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी एक करिश्माई व्यक्तित्व के तौर पर देश की राजनीति में इस कदर छाए कि 3 दशक के अंतराल के बाद उनके नेतृत्व ने जनमानस को एक राय होकर स्पष्ट बहुमत की सरकार देश में देने के लिए बाध्य कर दिया। चाहे वह 2014 का समय था, चाहे 2019 का, जनता भ्रमित नहीं हुई। जनता अपने निर्णय के संदर्भ में स्पष्ट तौर पर इस नतीजे पर पहुंची कि यह एक शख्स है जिसके हाथों में देश सुरक्षित रह सकता है, जिसके हाथों में देश भविष्य के तौर पर खुशहाल हो सकता है। तो आज हम इस शख्सियत पर ही बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के तौर पर और अब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर इस शख्सियत ने क्या कुछ ऐसा हासिल किया है जिसने उनके संदर्भ में मुश्किल को मुमकिन में बदल देने के लायक बना दिया। आज नरेंद्र मोदी महज एक नाम नहीं बल्कि ब्रांड के तौर पर भी स्थापित दिखाई देते हैं। देश में कहीं पर भी चुनाव हो, माना जाता है कि नरेंद्र मोदी का नाम करिश्मा कर सकता है। पार्टी अब अपने मुख्यमंत्रियों को भूल चुकी है और मुख्यमंत्रियों को भूलकर केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ने को जीत की गारंटी मानती है। अंतर्राष्ट्रीय पटल के संदर्भ में नरेंद्र मोदी का जाना अपने आप में हिलोरे पैदा कर देता है। चाहे वो ह्यूस्टन के संदर्भ में बात हो या लंदन के संदर्भ में, जर्मनी की बात हो या अभी समरकंद के संदर्भ में, हर तरफ नरेंद्र मोदी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रहते हैं। ये कामयाबी उनकी कृत्रिम है या वास्तविक, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो नरेंद्र मोदी की शख्सियत को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। उनके 8 वर्षीय कार्यकाल के दौरान नाकामियां या उपलब्धियों को भी समझने की कोशिश करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एक विस्तृत चर्चा निर्विकार भाव से, निष्पक्ष भाव से करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि वही विजयी होते हैं जिन्हें विजयी होने का विश्वास है। वजील के द्वारा यह बात कही गई थी। नरेंद्र मोदी के संदर्भ में यह बात मुफीद साबित होती है। नरेंद्र मोदी ने जब से चुनावी राजनीति में कदम रखा है, सफलता उनके साथ चोली दामन की तरह है। चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार चुनाव जीतने का सिलसिला हो या देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किए जाने के बाद जीत का सिलसिला हो, नरेंद्र मोदी के हिस्से में विफलता नहीं आई है। कुछ राज्यों के संदर्भ में विफलताओं को उनके प्रतिद्वंदी अगर उनकी विफलता के तौर पर करार देते हैं तो वो भी जाती नहीं है कि जब राज्यों में तमाम जीतों का श्रेय भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को देती है तो कुछ राज्यों में हार के संदर्भ में भी अपयश का भागी तो नरेंद्र मोदी को होना ही होगा। लेकिन इसके बावजूद भी यह एक ऐतिहासिक सत्य के तौर पर है कि इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी इस देश की राजनीति में इकलौते ऐसे उदाहरण हैं जिनके संदर्भ में जनता एक राय होकर उन्हें अपना नेता करार देती है। राजीव गांधी के संदर्भ में जिक्र को लेकर किसी को नाखुशी हो सकती है कि हम उनका नाम क्यों नहीं ले रहे, पर राजीव गांधी की 1984-85 के दौर की जीत दरअसल इंदिरा गांधी की शख्सियत को देश के द्वारा दी गई श्रद्धांजलि थी। इस बात पर अमूमन सभी राजनीतिक विश्लेषक एक राय हैं। तो अब इस रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ भाजपा का एक बड़ा चेहरा, पूर्व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का सुविद्वान चेहरा सुरेंद्र राजपूत के तौर पर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए खासतौर पर मौजूद है। नरेंद्र मोदी की शख्सियत को बहुत नजदीकी से जानने वाले और उनके कई फैसलों से असहमति मुखर तौर पर व्यक्त करने वाले देश के प्रखर पत्रकार, हम सबके लिए बेहद सम्मान्य श्रवण गर्ग जी भी मौजूद हैं। हमारे साथ जाने माने अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी भी चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ DS राय, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी,
बतौर अधिकारी वो किस नजरिए से देखते हैं वह भी मौजूद है। तो विभिन्न क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से ही करते हैं। देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज राजनीतिज्ञ नरेंद्र मोदी का कल जन्मदिन है। उनकी शख्सियत पर बात कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से वह आपके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, पर आज हम बात राजनीतिक प्रतिद्वंदी के संदर्भ में नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री की शख्सियत पर कर रहे हैं। किस नजरिए के साथ हैं सुरेंद्र राजपूत जी आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उनको अनेकों अनेक शुभकामनाएं। ईश्वर करे वो निरोग रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे काम करते रहें। आप जब प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कई आयाम सामने आते हैं। आपसे बताएं हिमांशु भाई जी, पहली बात, प्रधानमंत्री देश का अभिभावक होता है और जो देश का अभिभावक है उस पर लोगों को विश्वास होता है कि अपने विश्वास पर वो कायम रखेगा लोगों को। लेकिन दुर्भाग्य है कि 2014 में एक बड़ी आकांक्षा और अपेक्षा के साथ उनको प्रधानमंत्री पद के दायित्व दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से चुनाव में आई थी। लेकिन उसके बाद अगर आप लगातार देखें तो आपको यह ध्यान होगा, चुनावी मशीन तो भारतीय जनता पार्टी बन गई है और चुनाव जीत रही है। उसमें आप नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा कहें, हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता के विषमवन की बात कहें, या तमाम तरीके की ऐसी बातें करें जिसको कि हम लोग विवाद का या बहस का विषय बना सकते हैं। लेकिन अगर आप उनके शासनकाल को देखें, जिसके लिए उनको नियुक्त किया है भारतीय जनता पार्टी ने एज ए प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में, तो आपको फिर देख करके आश्चर्य होगा कि कहां पर हम 2014 में खड़े थे। रुपया क्या नाम, $1 59 रुपए में था। कहां पर हम खड़े हुए थे कि तेल 70 रुपए में था। कहां पर हम खड़े हुए थे, डीजल 50 रुपए में था। कहां पर हम खड़े हुए थे, सरसों का तेल 60 रुपए में था। कहां पर हम खड़े हुए थे, गैस का सिलेंडर 395 रुपए में था। तो और आज हम कहां खड़े हुए, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक उनका वादा था 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष का। उसके बाद आप अगर उस वादे को देखेंगे तो निश्चित तौर पर बैकवर्ड हम जाते हैं कि नौकरियां दी तो नहीं, नौकरियां छीन जरूर ली। कहां पर उनका वादा था कि देश में हम नवरत्न कंपनियां और पैदा करेंगे, ऐसी ऐसी चीजें पैदा करेंगे। कहां उन्होंने नवरत्न कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया, आपके सामने। कहां उन्होंने कहा था हम टैक्स स्ट्रक्चर को हम कम करेंगे और उन्होंने 3 रुपए 59 पैसे जो डीजल पर एक्साइज ड्यूटी होती थी उसे 32 रुपए कर दिया और 10 रुपए जो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी उसे 30 रुपए से ऊपर कर दिया। आपके सामने मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि जो आप आंकड़ों में नहीं देख सकते हैं। और कहां पर हम बांग्लादेश से पर कैपिटल इनकम में 2014 में कहीं आगे थे, आज हम बांग्लादेश से कहीं पीछे आ गए हैं। तो अधोगति पर हम जो चल रहे हैं, आप इस चीज को देखें। एक नहीं, मैं 1 सैकड़ा आपको उदाहरण दे सकता हूं। आपकी पूरी जिसको कह सकते हैं कि डिबेट का समय खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी इन नाकामियों की फेरहस्त जो है वो कम नहीं हो पाएगी। नाकामियों की फेरहस्त तो बहुत लंबी है सुरेंद्र राजपूत जी आपके अनुसार। लेकिन मैंने कहा था कि हम उनके जन्मदिन पर बात कर रहे हैं और इस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि आप इस सत्य को नकारेंगे क्या कि देश की जनता ने एक लंबे अंतराल के बाद एक शख्सियत पर इतना भरोसा किया कि उसकी पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिला दिया। इन 8 साल में सब नाकामी आई हैं और एक नाकाम व्यक्ति को ही देश अपना सबसे प्रिय नेता मान रहा है। वाकई, या आप भी देख पा रहे हैं कि कुछ मुद्दे हैं यहां पर सफलताएं हैं, कुछ मुद्दे हैं जिनमें देश आगे बढ़ा है, कुछ स्थान है जहां पर देश का गौरव बढ़ा है, या आपके अनुसार जनता भ्रमित है? आप देखिए, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में, पूरे मीडिया पर, पूरे संवैधानिक संस्थानों पर, तमाम और जगहों पर एकदम एक अधिकार सा कर लिया। हिमांशु भाई, आप इस बात से भी इत्तेफाक रखेंगे मेरी कि अगर आज ईमानदारी से आप जैसे ही अगर 1 महीना सारा मेन स्ट्रीम का मीडिया पूरा ईमानदारी से विश्लेषण करने का मौका दे दे, मोदी जी की सरकार हर स्टेट में, आप देखें सीबीआई के ऊपर रात में 1:30 बजे रेड, 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट से जनता के बीच में आते हैं, आपके सामने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर किस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि 19 लाख ईवीएम का पता नहीं है, आपके सामने है। ये सारी की सारी चीजें, बावजूद इसके भी आप इस चीज को देखेंगे कि वो चुनावी सफलता की मशीन भारतीय जनता पार्टी को बना दिए हैं। इसका जो मुख्य कारण है, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक विश्वमन को। सुरेंद्र राजपूत जी कुल मिलाकर इस सफलता को सांप्रदायिक विश्वमन की सफलता के तौर पर देखते हैं, उनका नजरिया है। इसके संदर्भ में मैं बातचीत के लिए धर्मलाल कौशिक जी के पास आऊंगा, लेकिन
मैं इसे केवल राजनीतिक चर्चा में तब्दील नहीं करना चाहता, इसे हर कोण से चर्चा का हिस्सा बनाना चाहता हूं। इसके लिए राय साहब आपके पास आना चाहता हूं। बतौर प्रशासनिक अधिकारी आपसे जानने में दिलचस्पी है कि क्या नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल में देश की प्रशासनिक तौर तरीकों में बदलाव आया है। इस बात को बढ़ चढ़कर प्रचारित किया गया, महसूस कराया गया कि दिल्ली का तौर तरीका बदल गया, दिल्ली में मंत्रालयों का कामकाज करने का तरीका बदल गया, दिल्ली के अफसरों को समय का बोध हो गया, जिम्मेदारी का बोध हो गया। 9 बजे अब दिल्ली के मंत्रालय में खाली कुर्सियां नहीं बल्कि भरी हुई कुर्सियां दिखाई देती हैं। अधिकारी अब मीटिंगों से गैर हाजिर नहीं रहते हैं। क्या यह बदलाव वाकई है? क्या आप स्वयं बतौर प्रशासनिक अधिकारी इस बदलाव को महसूस कर पाते हैं? क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी का देश का प्रधानमंत्री बनना देश की प्रशासनिक व्यवस्था में कोई बदलाव ला पाया? जी राय साहब। आज ये मुझे मालूम नहीं था, आपने मुझसे पूछा है। जहां तक मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के होते हैं जी। और वो सभी व्यक्तियों की तरह वो भी सामान्य परिस्थिति से उठ के आए हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उनके जन्मदिन पर उन्हें बधाई तो सबको देना ही चाहिए। ये उम्मीद भी करना चाहिए कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और देश की सेवा करते रहें और भी अच्छे से करते रहें। परंतु जो आप ये कह रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव आ गया है, तो केवल एक क्षेत्र मुझे ऐसा दिखता है। एक तो कंप्यूटर का और ऑनलाइन काम का शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, उसमें काफी तरक्की हुई है। बहुत सारी चीजें अब ऑनलाइन हो गई हैं, आप घर बैठे बहुत सारा काम कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात जो मुझे दिखती है कि रेलवे जो रेलगाड़ियां हैं वो समय पर चलने लगी। ये बात तो निश्चय ही ये हम इसकी तारीफ करेंगे जी। परंतु जो 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 छन कर फिल्टर होकर जो खबरें बाहर आती हैं, क्योंकि आपने खुद ही कहा, किसी ने कहा अभी कि पूरा मीडिया है, मीडिया तो पूरा एक प्रकार से उसका मुंह बंद है। जिन इश्यूज पे चर्चा करना चाहिए उन इश्यूज पे मीडिया चर्चा नहीं करता। कोनों में चीते आ रहे हैं, ये हेडलाइन बन सकती है, परंतु कितने बेरोजगार हैं, कितनों की उम्र निकल गई नौकरी पाने की, या महंगाई की क्या स्थिति है, इस पर हेडलाइन बहुत कम बनती है। तो मैं ये कहूंगा कि जो एकाधिकारवाद की बात कही गई थी वो तो बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें तो कोई शक नहीं। पूरा अधिकार पावर केंद्रीकृत हो गया है पीएमओ में। 50, 52, 55 मंत्री हैं, परंतु किसी मंत्री का स्वतंत्र अस्तित्व, कुछ गृह मंत्री को छोड़ दे अपन अमित शाह जी को और कुछ नितिन गडकरी जी को छोड़ दें, तो ऐसा कोई मंत्री नहीं है जो लगता है कि कुछ काम करता हो। जो भी काम ऊपर से निर्देश आते हैं और उनका निर्देशों को पालन होता है। तो एक वन मैन शो जैसे वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम अमेरिका में है, लगभग उस प्रकार का हमारा प्रशासन दिनों दिन होता जा रहा है जी। अब ये प्रशासन दिल्ली में तो ठीक है, लोग 9 बजे आ जाते होंगे, परंतु प्रश्न इस बात का है कि उनके 9 बजे आने का और मीटिंगों में भाग लेने का, दिन भर ऑफिसों में बैठने का आम जनता पे क्या असर पड़ रहा है। तो अब आम जनता की तो कोई आवाज होती नहीं है। आम जनता की आवाज जो यदि चुनाव में निकलती भी है तो आजकल तो सब कुछ इतना मैनिपुलेटेड हो गया है, इतना सेट हो गया है कि आप आम जनता की सही आवाज का रिफ्लेक्शन भी नहीं हो पाता चुनाव में जी। अब देखिए, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित प्रदेश है, तो फिर आम जनता को उसका फायदा क्यों नहीं हो रहा है। आम जनता को तो अभी भी अपने काम, मुख्यमंत्री का समाधान ऑनलाइन है मुख्यमंत्री का, उसमें सही रिपोर्टिंग होती नहीं, समाधान होता नहीं है और वो मामला जो है वो खत्म हो जाता है। तो डीएस राय साहब इस राय के साथ में है कि दिल्ली में जो कुछ भी बदलाव हो पर देश में वो बदलाव तो दिखता नहीं। यहां तक कि जो भाजपा शासित राज्य हैं उनकी कार्यप्रणाली में भी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिखाई नहीं देता है। वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में उदाहरण देकर बात कर रहे हैं कि इस राज्य में ही जिस प्रकार के हालात हैं, तो उसके बाद में प्रधानमंत्री की कोशिशों का या प्रधानमंत्री के प्रयासों का परिणाम क्या निकला, ये सवाल डीएस राय के हैं। अब इसका उत्तर लेने के लिए मैं किसके पास जाऊं, तो मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता धर्मलाल कौशिक जी हैं। कौशिक जी के साथ यह सहूलियत है कि उनके पास बताने के लिए कुछ ऐसा हो सकता है जो यह बताए कि नरेंद्र मोदी के आने से देश में किस कदर काया पलट हुआ है। तो धर्म जी आपके पास हैं, आपकी पार्टी के शीर्षस्थ नेता, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को लेकर आपके पास है कुछ ऐसा कहने के लिए जो हमें यह बता पाए कि आखिर ये शख्स अपने जीते जी ही
किंवदंती के तौर पर क्यों महसूस होने लगा है? मैं आज प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनको अग्रिम शुभकामना देता हूँ, जी, बधाई देता हूँ, दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ, स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। मोदी जी के आने के पहले और मोदी जी के आने के बाद जी, जिन परिस्थितियों में 2014 में चुनाव हुआ, उसके पहले क्या स्थिति थे? सारे देश में निराशा का दौर, उम्मीदें छोड़ चुके थे, भ्रष्टाचार का बोलबाला, और ये सारे चीजों को देख करके लोग में लगता था कि इस देश में अब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन चुनाव होने के बाद में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद में उनके कार्यकाल हमारे सामने में है 8 वर्ष के। मैं समझता हूं ऐतिहासिक कार्यकाल हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार के कड़े निर्णय लिए गए, जिस प्रकार से बड़े निर्णय लिए गए, और आज जनता उसको स्वीकारोक्ति मिली है। हम सबसे पहले हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, मैं उनके संदर्भ में कहना चाहूंगा कि जो पहले जो परिस्थितियां जो रही है, आज उस परिस्थितियों में क्या परिवर्तन आए हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी बात, वैश्विक स्तर पर कहीं न कहीं मैं यह कह सकता हूं कि भारत का सम्मान बढ़ा है नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में, प्रधानमंत्री बनने के बाद में। जी, और जो आज भारतवंशी विदेशों में जो निवास करते हैं, ये आज से नहीं बसे हैं, वर्षों से बसे हुए हैं। जी, लेकिन इस बात का उनको गौरव होता है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके कारण में उनका सम्मान, उस देश में उनका सम्मान बढ़ा है। इसके बाद में हम भारत की बात करेंगे तो भारत की जो वर्तमान स्थिति जो रही और उसमें जो समस्याएं रही, मूलभूत समस्याओं को दूर करने का जो प्रयास प्रारंभ नरेंद्र मोदी जी के जो द्वारा किया गया, मैं छोटी छोटी बातों को आपके सामने रखूंगा जी, कि ये कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि भारत में एक बड़े आबादी में हम देश को स्वच्छता मिशन में ले जा सकते हैं। क्या ऐसी परिस्थिति बदली कि नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया और आज पूरे देश की जनता उसको स्वीकार करने लगी है। कहीं न कहीं आप पहले जब विदेश से आते थे और आज विदेश से आएंगे और भारत को देखेंगे तो आपको इस बात का संतोष होगा कि जो वैश्विक स्तर पर जो साफ सुथरे हम शहर की बात करते हैं, नगरों की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, आज हिंदुस्तान वो दिखाई देने लगा है। क्या केवल बड़े आदमी का बैंक में खाता हो यह जरूरी है? क्या गरीब आदमी बैंक के दरवाजे तक ना पहुंच सके? लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में खास करके गरीबों का सम्मान बढ़ा। 45,000 लोगों का जनधन खाता शुरू किया गया और आज बैंक के दरवाजे तक वो पहुंच पाए तो नरेंद्र मोदी जी के कारण में पहुंचे। हम रसोई गैस की बात करते हैं, खास करके बड़े नगरों में जो लोग रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, क्या उनकी स्थिति रही है रसोई गैस को लेकर के? लेकिन उनके आने के बाद में 10 करोड़ लोगों को ये रसोई गैस पहुंचाने का जो काम किया, तो कभी एक समझा जाता था कि केवल बड़े आदमी के घर तक में सीमित है। आज आम लोगों के घर तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। जब करप्शन की बात, निश्चित रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी के बनने के बाद में, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में आज वहां का पूरा वातावरण बदला है, एक नई उम्मीद जगी है और लोगों में यह विश्वास हो गया है कि किसी भी आप कार्यालय में जाएंगे, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके काम है जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करने का काम करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में केवल वहां नहीं, जो राज्यों की मैं बात करता हूं, कांग्रेस की सरकार रही, 32% जो दिया जाता था, नीति आयोग बनाया गया, 42% राशि राज्यों को दी गई। किसी को मांगने के अधिकार नहीं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, कम्युनिस्ट की सरकार हो, समाजवादी की सरकार हो। तो 10% बढ़ाने का काम, राज्यों को देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में जिस प्रकार से एक वातावरण का निर्माण हुआ है, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण। और जहां तक चुनाव की बात है, आखिर जनमत संग्रह क्या है? जी,
लोकप्रियता क्या है, पॉपुलैरिटी क्या है। जिस भाषा का नरेंद्र मोदी जी के लिए उपयोग करते हैं, आप देख रहे हैं लगातार 3 साल से वैश्विक रूप से सर्वाधिक लोकप्रिय कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी है, और इसके लिए हमको खुद का गौरव होना चाहिए। इसके लिए खुद का गौरव होना चाहिए। धर्मलाल कौशिक जी ने विस्तार से कई सारे पहलू बताया। उनका कहना है कि देश के संदर्भ में क्या बात कर रहे हो, दुनिया के स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी की स्वीकारोक्ति है। क्या इस बात से आपका गौरव नहीं बढ़ता है एक भारतीय होने के नाते? यह सवाल भी धर्मलाल कौशिक जी के कहने में शामिल है। मैं आगे की बातचीत के लिए श्रवण जी के पास आना चाहता हूं। मुखर आलोचक है इन दिनों। एक समय पर नरेंद्र मोदी के काम को बतौर मुख्यमंत्री भी श्रवण जी ने बड़ी नजदीकी से देखा। कुछ समय श्रवण जी ने गुजरात में भी गुजारा, दिल्ली में भी गुजारा। उनकी राय हमारे लिए बड़े मायने रखती है। तो श्रवण जी, आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी के संदर्भ में आप नहीं मानते हैं कि जिस पृष्ठभूमि के साथ वो निकल कर आए, इसके चलते उन्हें फर्श से लेकर अर्श तक की हर असलियत का ज्ञान रहता है और उसी के अनुसार उन्होंने काम किया? क्या स्वच्छता अभियान के संदर्भ में केवल सड़कों की सफाई को देखें, या हर घर में शौचालय बनाने के संदर्भ में उन्होंने जो मुहिम छेड़ी, इसके संदर्भ में कोई नजरिया होना चाहिए? एक घर ग्रामीण परिवेश में जहां की महिलाओं को शौचालय के अभाव में किस तकलीफ से गुजरना होता होगा, इसका अंदाजा शहर में बैठा हुआ शख्स, महलों में पला हुआ शख्स क्या लगा सकता है? यह सवाल है। आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था, क्या इसकी सराहना नहीं होनी चाहिए? यह सवाल है। आपसे जानने की बात है कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर तक सिलेंडर पहुंचाने की कोशिश को क्या सराहा नहीं जाना चाहिए? प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर बेघर को छत देने के संदर्भ में चलाया जा रहा अभियान बड़े स्तर पर सफल होता हुआ दिख रहा है। क्या इसके लिए नरेंद्र मोदी की सराहना नहीं होनी चाहिए? रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में एक लंबे अंतराल के बाद भारत में भारत के बने हथियारों का न केवल उपयोग बल्कि विदेश में निर्यात, क्या इन खबरों पर हमें गौरवान्वित नहीं होना चाहिए? तो ये बहुआयामी जो पहलू हैं, इनके संदर्भ में राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों की अपनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, पर बतौर निष्पक्ष पत्रकार आपकी राय जनमानस को एक ईमानदार राय बनाने में मददगार होगी। क्या आकलन है आपका नरेंद्र मोदी की शख्सियत के संदर्भ में, श्रवण जी? इतनी तारीफ तो ऑलरेडी कर दी है अपने पूर्व भूमिका में और अभी, कि हमारे पास बोलने को कुछ रहा नहीं है। आपने विषय प्रवेश में इतना कह दिया प्रधानमंत्री जी के बारे में, और भी कह दिया इतना, और जो कसर थी वो कौशिक जी से पूरी करवा दिया आपने जी। और जब राजपूत जी बोल रहे थे तब जिंदल साहब उंगली उठा रहे थे जी विरोध में। तो मुझे लगता नहीं कि कुछ बोलने को है मेरे पास, क्योंकि मैं किसी पैनल के आदमी की बात का तो जवाब दे सकता हूँ, आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता। और आपने इतने पुख्ता तरीके से मोदी जी की तारीफ में वो किया है कि मुझे लग रहा है कि इसके बारे में क्या राय बनाएंगे। देखिए, मोदी जी का करिश्मा अब बहुत बढ़िया है। आपने तो बहुत तारीफ की है कि वो चुनाव जितवाते हैं। उनके चुनाव जितवाने का सिर्फ आज का उदाहरण बता। गुजरात में भी उनकी सरकार है और महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार है। पहले किस सरकार को जितवाना है? 1.5 लाख करोड़ का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र को मिला था वेदांता ग्रुप का, उसके लिए जगह तय हो गई थी तालेगांव पुणे के निकट। उसको अचानक से गुजरात ले जा रहे हैं, इसलिए कि महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है, गुजरात में चुनाव जीतना है। पूरी की पूरी कांग्रेस को गोवा में भारतीय जनता पार्टी में मिला लिया गया है। आपने तारीफ की है मोदी जी की, कैसे चुनाव जीतते हैं और कैसे। आपको पता है कि वो छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते कि नहीं जीते, 18 में
आपको पता है मध्य प्रदेश में जीते कि नहीं जीते, आपको पता है राजस्थान में जीते कि नहीं जीते। अडानी दुनिया के नंबर 2 उद्योगपति हो गए, 2 हो गए आज की तारीख में। जी, नंबर आज ही की 2 खबर है। आज ही की खबर। और परसों की खबर है कि भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया आर्थिक महाशक्ति में, 5वें नंबर पर अब भारत आ गया। और भारत का जो नागरिक है वो और ज्यादा गरीब हो गया है। गरीबी में भारत ने नाइजीरिया को पीछे छोड़ दिया है। 80 करोड़ लोग सरकारी अनाज पर निर्भर है। प्रधानमंत्री नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं भाषण में, और नागरिकों को सरकार पर निर्भर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज कहा पुतिन से, ये युद्ध का जमाना नहीं है, दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर। ये ताजा खबर बता रहा हूं। जी, देश की 20 करोड़ आबादी के साथ देश में युद्ध लड़ा जा रहा है और उनकी पार्टी लड़ रही है। नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़कर अपना जन्मदिन मनाने के बजाय अपना उन कैदियों को छोड़ना चाहिए जिनको अर्बन नक्सल के नाम पर जेलों में बंद किया हुआ है। मैं देखिए, प्रधानमंत्री जी का करिश्मा अपनी जगह है, जी, और आपने जितनी चीजें कही वो अपनी जगह हैं। वो वही हैं जो चुनाव जितवा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। और अगर वो नहीं रहेंगे सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी को कौन चुनाव जितवाएगा, ये बड़ा संकट हो जाएगा। जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो 2014 के पहले भी थी, 2080 में थी, और जनसंघ उसके भी पहले थी। कोई ना कोई तो जितवा रहा था भारतीय जनता पार्टी को और जन को। आप जो तारीफ कर रहे हैं हिमांशु जी एक व्यक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी की, हमको डर लगता है। आपसे भी डरता है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से भी लगता है। जी, तो ये जो आप बता रहे हैं, लोगों की आंखों में जो इन्होंने बताया, कितने राजपूत जी ने कितने करोड़ को रोजगार देने की बात थी, कितनों को मिला है। मैं आपसे पूछता हूं हिमांशु जी, मैं उज्ज्वला की बात नहीं करता कि कितने घरों में सिलेंडर आज चल रहे हैं, सिलेंडर कितने में मिल रहा है उसकी बात नहीं करता। हमारे राय साहब ने जवाब नहीं दिया कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या सोचती है। मैं जवाब देता हूं कि इस देश को राजनेता नहीं ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। जी, राजनेता सिर्फ 2 हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। जी, और पीएमओ में पूरा का पूरा कैडर गुजरात का है। जी, आप जो बात करना चाहते हैं, आपने राजीव गांधी के बारे में कहा, सहानुभूति की लहर पर जीत गए वो। मैं आपसे पूछता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह किस लहर पर जीते थे? वो 10 साल रहे इस देश के प्रधानमंत्री, और उनके पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। आप उसका श्रेय किसको देंगे? मैं बहुत माफी के साथ आपका हस्तक्षेप करना चाहता हूँ श्रवण जी। आपकी बात काटने का अमूमन मेरा मन नहीं रहता, लेकिन मैंने जो उल्लेख किया था वो स्पष्ट बहुमत की सरकार के संदर्भ में था
कि देश ने एक लंबे अंतराल के बाद 3 दशक के बाद एक नेतृत्व के संदर्भ में स्पष्ट राय जाहिर की। चाहे वो अटल जी हों, चाहे मनमोहन सिंह जी हों, उनके संदर्भ में देश एक राय नहीं था। देश ने एक पार्टी के संदर्भ में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दी। राजीव गांधी को वो अभिव्यक्ति मिली थी, लेकिन उसके संदर्भ में इंदिरा गांधी ही पहलू थे। तो मेरे जो अभिव्यक्ति थी वो ये थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी ऐसी शख्सियत थी। इसके बाद में नरेंद्र मोदी पहली शख्सियत रहे जिसके संदर्भ में देश की अभिव्यक्ति स्पष्ट तौर पर सामने आई। अगर इसके संदर्भ में आपकी कोई मत भिन्नता हो तो स्वागत है, हो सकता है कि मैं कुछ करेक्शन करूं अपनी बात पर। अगर आप हिंदी भाषी राज्यों को देश मानते हैं हिमांशु जी, वो जो 38-39% वोट जो मिला है जी कुछ राज्यों में, उसको देश मानते हैं जी, और ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं मतों के आधार पर, जी संविधान के तौर पर तो हैं वो जी, तो मैं आपके साथ हूं जी कि विंध्याचल के पार का जो देश है जी, वो भी प्रधानमंत्री के कहे पर है, जिसमें तमिलनाडु भी शामिल है, जिसमें केरल भी है, जिसमें उड़ीसा भी है या पश्चिम बंगाल भी है। तो मैं आपके साथ हूं। तो मुझे लगता है कि श्रवण जी आपको मेरे साथ होना चाहिए। मैं विनम्रता के पूर्वक ये कहना चाहता हूं, जब 2019 में चुनाव हुए, उड़ीसा के संदर्भ में जनता ने एक राय होकर विधानसभा के संदर्भ में अपना मत नवीन पटनायक के प्रति दिया, लेकिन जब देश के संदर्भ में बात आई तो भारतीय जनता पार्टी और नवीन पटनायक का बीजू जनता दल लगभग बराबरी पर खड़ा हो गया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में 3/4 बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव जीतती हैं, लेकिन जब लोकसभा चुनाव थे तो भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी में कोई बड़ा अंतर नहीं रह गया। क्या आप नहीं मानते हैं कि यह नरेंद्र मोदी के संदर्भ में करिश्मा है? और मेरा सवाल आपसे यह है, फिर मैं आकाश जी के पास जाऊंगा, कि क्या आप नरेंद्र मोदी की शख्सियत में कुछ ऐसा देख पाते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी जैसी कैडर बेस्ड पार्टी में भी वह अपने आप को पार्टी से कहीं ऊपर बनाने में कामयाब रहते हैं? इस पर कोई टिप्पणी तो देंगे श्रवण जी आप? जी जी बिल्कुल, उन्होंने पार्टी से अपने आप को इतना ऊपर कर लिया है जी कि पार्टी कहीं बची नहीं है जी, तो इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी कि उन्होंने पार्टी को अपने से काफी ऊपर कर लिया है जी। तो पार्टी का तो कोई मतलब नहीं है ना। पर कैसे, ये मेरा सवाल है श्रवण जी, और ये उत्तर तो आपसे ही मिल सकता है मुझे, क्या कि उन्होंने अपने आप को पार्टी से भी बड़ा करने में कामयाबी कैसे हासिल की? अब ये तो देखिए, मैं आपको क्या बताऊं, यानी इसके बारे में आप मेरी क्या राय मांग सकते जी, मतलब कुछ तो योग्यता रही होगी कि उन्होंने अपने आप को पार्टी से ऊपर कर लिया है। कुछ तो योग्यता रही होगी, श्रवण जी का ऐसा कहना है, पर मैं इस चर्चा को और विस्तार देने की कोशिश करता हूं। आर्थिक मुद्दे पर भी हमें बात करनी है। श्रवण जी ने अभी जिक्र किया कि खबर आई कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भी हमने पीछे छोड़ दिया, लेकिन साथ में श्रवण जी कटाक्ष भी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के उद्योगपति गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स हो गए, लेकिन इस देश में रहने वाले लोग और गरीब हो गए और हम नाइजीरिया से भी पीछे चले गए। आकाश जी थोड़ा इसमें दृष्टि दीजिए ना कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक मोर्चे पर कहां पहुंचा। अगर आर्थिक मोर्चे पर हम इतना पिट रहे हैं तो जनता सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे? क्यों विपक्षियों को वैसा समर्थन नहीं दिख रहा जैसा समर्थन अतीत में सरकार की विफलताओं के मद्देनजर मिलता था? थोड़ा दृष्टि तो दीजिए ना आकाश जी। सच कौन बोल रहा है, सत्य क्या है, जानने में दिलचस्पी है हमारी। जी डॉक्टर साहब, देखिए सबसे पहले मैं डेटा आपके सामने आंकड़े रखना चाहूंगा जी, और ये आंकड़े ग्लोबली एक्सेप्टेड आंकड़े हैं। ये आकाश जिंदल या मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in के आंकड़े नहीं है जी। आज की तारीख में आपने सत्य की बात कही, हमारी जीडीपी ग्रोथ 13.5% जीडीपी ग्रोथ है हिंदुस्तान की, जो दुनिया में किसी भी बड़ी इकोनॉमी की नहीं। और मैं कंपैरेटिव डेटा दूंगा जी। अब आ जाती है, सबसे पहले मैं कंपैरिजन करूंगा दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे बड़ी, सबसे कामयाब इकोनॉमी अमेरिका, उनकी जीडीपी ग्रोथ देख लीजिए आप। पिछले 2 क्वार्टर से लगातार नेगेटिव में जा रही है, जी माइनस में है जीडीपी ग्रोथ, दुनिया की सबसे कामयाब इकोनॉमी।
अब आ जाइए नंबर 2 इकोनॉमी, जिसके साथ हिंदुस्तान का अक्सर कंपैरिजन किया करता था, वो है चाइना। चाइना की जीडीपी ग्रोथ है मात्र 0.4%। हमारा डेटा मैं बता ही चुका हूं 13.5%। अब ये बात बिल्कुल सही है, यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन को हम पछाड़ चुके हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं। अब हमसे ऊपर कौन रह जाती है? यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी। जापान की जीडीपी ग्रोथ 1% से कम रही है सालों से। जर्मनी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत बुरे हालात में है। हम सब तारीख चीज क्लियर है कि आज की तारीख में फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ हमारी इकोनॉमी आज की तारीख में कर रही है। ये चीज आपके सामने है, ये मेरा अपना डेटा नहीं है। जिन्ना साहब, थोड़ा मैं खरी बात करने में दिलचस्पी है। जीडीपी के आंकड़े एक तरफ, इतना बताइए कि देश में जब प्रतिपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी थी, तो चाहे वो सुषमा स्वराज हों, चाहे विपक्ष के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी हों, वो बताते थे कि रुपया जब गिरता है तो केवल रुपया नहीं गिरता है, देश की इज्जत गिरती है। ये कोई नोट का टुकड़ा नहीं है, देश का सम्मान होता है। पर रुपया इस दौरान बहुत बुरी तरीके से गिर गया। आप बता रहे हैं जीडीपी बहुत बड़ी, तो देश की करेंसी क्यों गिर गई? इसके संदर्भ में आपका उत्तर चाहिए। जो सवाल सुरेंद्र राजपूत जी के द्वारा उठाया गया, जो सवाल श्रवण जी के द्वारा उठाया गया कि अगर देश में 80 करोड़ लोग आत्मनिर्भर देश के अंतर्गत सरकारी खैरात पर जिंदा रहने के लिए मजबूर हैं, तो उस देश को समृद्ध कैसे माना जा सकता है? ये दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा जिसमें सुरेंद्र राजपूत जी ने दृष्टि दी कि अगर देश सब बेहतर है, उस समय पेट्रोल डीजल के संदर्भ में कच्चे तेल का दाम आसमान पर था, फिर भी जमीन पर ना सही पर बीच में तो दाम थे। अभी पेट्रोल डीजल के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें गिरी रहती हैं पर देश में चढ़ी रहती हैं। थोड़ा दृष्टि दीजिए ना एक ईमानदार किस्म का आकाश जी इस विरोधाभास पर। एक एक करके जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले आ जाती है डॉलर का मूल्य जी। देखिए, हम सबको पता है रशिया यूक्रेन वॉर एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट चल रहा है। उस ग्लोबल इवेंट के कारण दुनिया भर की करेंसियों में उथल पुथल हुई है जी। दुनिया भर की करेंसियां ऊपर नीचे हुई हैं। अब डॉलर अगर महंगा हो गया तो उसका मतलब ये कतई नहीं है डॉक्टर साहब कि अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई है। अमेरिका की इकोनॉमी का डेटा अभी मैं आपके सामने रख के हटा हूं। अभी महंगाई की, अरे आकाश जिंदल जी थोड़ा ईमानदार बात करिए। हमें यह बताया था इन नेताओं ने, जिनमें माननीय नरेंद्र मोदी जी भी थे, जिसमें सुषमा स्वराज भी थी, कि अगर देश का रुपया गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है। ये हमने उन्हीं से सुना था। अभी इस पर बात कीजिए, ये कहानी मत बताइए कि देखिए रूस यूक्रेन का युद्ध है, ऊपर नीचे। अरे जिनके बीच में युद्ध है उस रूस के रूबल की कीमत चढ़ी हुई है जो युद्ध लड़ रहा है, और हमारा रुपया गिरा हुआ है। विरोधाभास है ना? तो थोड़ा ईमानदार बात करिए। मुझे बोलने का मौका देंगे तभी मैं बोल पाऊंगा। मुझे मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी, मुझे मेरी बात डॉक्टर साहब पूरी करने दे, तभी मैं कंक्लूजन पे पहुंच पाऊंगा। ठीक है ना? देखिए, जहां तक रूबल बढ़ा हुआ, पहले रूबल की बात कर लेते हैं। रूबल इस वजह से बढ़ा हुआ है क्योंकि जो सैंक्शंस लगी हैं उसके बाद गैस खरीदने के लिए बाकी कंट्रीज को कंपल्शन आ गई है, जैसे जर्मनी वगैरह को। अननेचुरल सर्कमस्टांसेस है। अब बात हो रही थी जो आपके 3 के साथ चौथा प्रश्न मैं खुद जोड़ देता हूं। महंगाई का भी डेटा आपके सामने रख दूं मैं। आज हिंदुस्तान की बढ़ी हुई महंगाई, जिसकी सारी दुनिया में चर्चा, हिंदुस्तान में चर्चा कर रहा है विपक्ष, वो है 7% है रिटेल सीपीआई। अमेरिका की महंगाई आज गिरने के बाद है 8.3%। तो एनालिसिस जब भी होता है डॉक्टर साहब, कंपैरेटिव होता है। आइसोलेशन में एनालिसिस कभी भी नहीं होता। अगर दुनिया में इतनी बड़ी वॉर हुई है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाईज कम है, जिसकी वजह से खाने के तेल की सप्लाईज कम है, तो हम उससे टोटली अलग हो जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसका इंपैक्ट तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। जर्मनी जैसी इकोनॉमी पे इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, यूके जैसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है। और दूसरी बात आ जाती है कि आज की तारीख में आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हिंदुस्तान की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। आज की तारीख में डिफेंस एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए बायलैटरल टाइज कई कंट्री से हमने की है। और तीसरा आपको एनालिसिस बता दूं, सबसे पहले तो डेवलप्ड कंट्रीज आ गई, जर्मनी, यूके। उसके बाद आप लगा लीजिए पड़ोसी मुल्क हमारे। कोरोना और रशिया यूक्रेन वॉर सबने सही, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क चाहे श्रीलंका हो चाहे पाकिस्तान, उनकी इकोनॉमी का क्या हाल है न जाने कितने शोज में अलग अलग चैनल पे कर चुका हूं। ना सिर्फ वो, बल्कि भूटान, बांग्लादेश और नेपाल की इकोनॉमीज में भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह आ गए हैं। वहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी आज भी बदस्तूर चल रही है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को अच्छे तरीके से मैनेज किया। चैलेंजेस भी हैं,
मैं मानता हूं कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये हैं कि जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम उस तरीके से नहीं बढ़ी। दूसरा चैलेंज ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी हाई है। और तीसरा ये है कि हमारे यहाँ सरकार नौकरियां पैदा करती है, प्राइवेट सेक्टर भी नौकरियां पैदा करता है, लेकिन होता क्या है, पॉपुलेशन उससे ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं सरकार ने शायद इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, या ध्यान दिया है तो उतने अग्रेसिवली इस चीज को परस्यू नहीं किया। एम्प्लॉय जो है हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन चल रहा है, तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखा जाए, ग्लोबल पैरामीटर्स को ही नहीं मानेंगे जिसके बेस पे सारी दुनिया की प्लानिंग होती है, जिसके बेस पे IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी एजेंसीज एनालाइज करती हैं, तो फिर हम किसको मानेंगे? तो हम किसको मानेगा? आकाश जिंदल जी ने विस्तार से बताया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित देश हैं, उनसे भी तुलना की और पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले हम कितनी बेहतर स्थिति में खड़े हैं, यह दावा भी आकाश जिंदल जी का है। तो हर प्रकार के विचार हमारे साथ में साझा हुए हैं। इनके बीच में सुरेंद्र राजपूत जी, एक बार फिर आपके पास रुक कर रहा हूं और जानना यह चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी शख्सियत के संदर्भ में विपक्ष की मुख्य पार्टी होने के नाते आपका नजरिया जानने में मेरी दिलचस्पी है। नरेंद्र मोदी को शिकस्त आप खुद दे लेंगे या उम्र 75 पूरी होने का इंतजार करेंगे, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। भारतीय जनता पार्टी में अघोषित तौर पर ऐसा चल रहा है कि सक्रिय राजनीति में 75 साल के बाद में व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। ये जानने में दिलचस्पी है, नरेंद्र मोदी को आप सेवानिवृत्ति के तौर पर देखना चाहते हैं, विफलताओं की फहरिस्त कर रहे हैं। विपक्ष नरेंद्र मोदी को शिकस्त दे पाएगा या उम्र के आधार पर उनकी सेवानिवृत्ति की राह विपक्ष देखेगा? हिमांशु भाई, देखिए, श्रवण जी की बात कहने के बाद बहुत कुछ कहने को नहीं बचता, और बाकी जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं ये अपनी दुकान चलाने के लिए बैठते हैं, अपनी जगह है, हम नहीं कहते कुछ बहुत ज्यादा। रही बात जनता हराती है और जनता जिताती है, इसमें ना हम कुछ कर पाते हैं ना आप कुछ कर पाते हैं। हाँ, टूल्स जरूर बनते हैं। मैं फिर से कहता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया अगर एक महीने पूरी ईमानदारी से एक सम्यक विश्लेषण कर ले और उसके बाद जनता के ऊपर छोड़ दे, तो निश्चित तौर पर आपको चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपको इकोनॉमिक फोरम की बात करता हूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बड़ी बात धर्मराज जी ने भी करी, और ये जो क्या नाम, एक सत्ता समर्थक कभी इकोनॉमिक्स आए थे, जिंदल साहब, उन्होंने भी करी। मैं आपको बताता हूं, पिछले 3 साल की जीडीपी भारत की 3% की है। आज की डेट में हम बांग्लादेश से जीडीपी में पीछे हैं। जो 13.5% कह रहे थे, मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन से बेंचमार्क से कह रहे थे और कौन से। और अगर हम 2014 से पहले के पैरामीटर्स पर अगर जीडीपी की बात करने लगेंगे, तो ये तो फिर जीडीपी माइनस की ग्रोथ में आ जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। फिर ये करते क्या है ये लोग? बड़ी चालाकी से, क्योंकि बड़े लोग हैं, दिल्ली में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, इन्हें गांव का पता नहीं है कि जब पेट्रोल पर और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है और 28 लाख करोड़ की लूट होती है, 2014 से पहले 3 रुपए 59 पैसे जो एक्साइज ड्यूटी थी डीजल पर, आज वो 30 रुपए के ऊपर कर दी गई थी। तो अगर वो 30 रुपए के ऊपर कर दी गई तो 27 रुपए की जो लूट हुई, उसका हिस्सा गया तो गया कहां, ये कोई बताने को तैयार नहीं जी। उसके बाद आप आ जाइए, बात करते हैं चाइना की इकोनॉमी की और अमेरिका की इकोनॉमी की। तो पर कैपिटल इनकम ना चाइना की बताते हैं ना अमेरिका की बताते हैं। कहते हैं साहब महंगाई जरूर वहां पर ज्यादा हो गई। अरे भाई, वहां की परचेजिंग पर कैपिटल परचेजिंग कैपेसिटी क्या है, इस पे तो बात कर लेना जरा सा। दूसरी बात, बगल पड़ोस की बात करते हैं। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के रुपए के हिसाब से आज भी पेट्रोल 10 रुपए पर लीटर सस्ता है। जिम्मेवारी से कह रहा हूं, इस चीज को देख लीजिएगा। बांग्लादेश की आखिर वो कौन से कारण है कि 2014 में पर कैपिटल इनकम भारत की ज्यादा थी बांग्लादेश से, और आज बांग्लादेश की भारत से काफी ज्यादा हो गई है। तो है क्या इन विरोधाभासों के पुलंदे में? 2014 में ये एक शख्स थे जो 634वें नंबर थे पर थे, क्या नाम, अमीरों की सूची में दुनिया के। आज वो दूसरे नंबर की सूची पर आ गए। बधाई उनको और उनके साथियों को बधाई जो उनके लिए काम कर रहे थे। लेकिन भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वें नंबर पर आ गया कुल 116 देशों में। आप मेरी बात को समझिए, जिस देश में 80 करोड़ लोग, जैसे श्रवण जी ने कहा, आप राशन पर, मुफ्त के राशन पर निर्भर हो, उस देश में आप क्या नाम, रोजगार विहीन विकास की बात करेंगे?
जिस देश में आप कह रहे हैं डिफेंस एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया है, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, कौन से डिफेंस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं जरा बताएंगे आप हमें? बताएंगे कि आज की डेट में 45 स्क्वाड्रन थी एयरफोर्स की, आज 29 स्क्वाड्रन रह गई है। हमारे पास जहाज नहीं है साहब, अगले 3 साल में हेलीकॉप्टर कम हो जाएंगे, मालूम है आपको? तो कई सारी विसंगतियों पे सुरेंद्र राजपूत रोशनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि हर मोर्चे पर तो विफलता है, फिर से गिना रहे हैं वो दनादन इतनी विफलता होगी। मेरे साथ धर्मलाल कौशिक जी, उन्होंने लंबी फहरिस्त गिनाई थी इस बात के संदर्भ में कितनी उपलब्धियां हैं। क्या कहते हैं धर्मलाल जी? सुरेंद्र राजपूत जी बता रहे हैं आपके नेतृत्व में तो देश बर्बाद होने के कगार पर आ गया। हंगर इंडेक्स में देखिए हम कहां पहुंच गए, पर कैपिटल इनकम में कहां पहुंच गए। आप दोनों अलग अलग चश्मे क्यों पहने हुए हैं? थोड़ा इस पर रोशनी दे। ये आपकी नजरिया हो सकती है तो बता रहे हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आप 2014 के पहले जी सामरिक दृष्टिकोण से हमारी क्या शक्ति रही है जी, और आज किसी से छुपा नहीं है कि हम कितना एक्सपोर्ट करते थे और हम कितना इंपोर्ट करते थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज हम दावे के साथ में कह सकते हैं कि सामरिक शक्ति के रूप में उभर करके ये देश आई है और आज हम विदेशों को हम सप्लाई कर रहे हैं और उनके ऑर्डर मिल रहे हैं। ये बात का हमें गर्व हो रहा है। इस बात का गर्व है, पर मैं धर्मलाल जी अब इससे अलग बात कर रहा हूं। हमें असल में बात करनी है नरेंद्र मोदी की शख्सियत पर। एक बात जो मेरे और श्रवण जी की बातचीत में निकली थी कि नरेंद्र मोदी का कद पार्टी से भी बड़ा दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी की शख्सियत लार्जर देन लाइफ दिखाई देती है। आपकी पार्टी तो कैडर बेस्ड पार्टी रही है। इस पार्टी में अपने समकक्षों को पीछे नहीं बल्कि मीलों पीछे छोड़ते हुए नरेंद्र मोदी इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? आपने तो उनकी प्रगति को देखा है, उनकी गति को देखा है, उनके साथ आपने खुद भी काम किया है, उनके साथ कई दौरे आपने किए हैं। थोड़ा उस शख्सियत के संदर्भ में तो बताइए जिसके चलते पार्टी को नरेंद्र मोदी के पीछे अपने आप में सुरक्षित महसूस होता है। देखिए, मैं आज इस बात को कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व और उनके जो विराट ऊंचाई है जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी से कि पार्टी के ऊपर जो हाइट की बात आ रही है जी, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां हैं, न केवल भारतीय जनता पार्टी, पूरे हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां हैं, यदि मैं हाइट की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा हाइट आज नरेंद्र मोदी जी की है जी। और शुरू से उनका जो जुझारूपन, उनका जो मिशन, कुछ करने की तमन्ना, कुछ नई करने की उनके उम्मीद और इन सारी चीजों को लेकर के चलने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। जी, केवल घिसे पिटे लाइन में चलना, पिछलग्गू बनकर चलना कभी नरेंद्र मोदी के जीवन में मैंने देखा नहीं है। जी, हमेशा उन्होंने बड़ी लाइन खींचने का प्रयास किया है और बड़ी लाइन खींचने का प्रयास किया है तो न केवल भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश के नेता कितने बौना उनके सामने में दिखाई दे रहा है, ये आपके सामने में है। जी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो आप स्वयं आप लोग ही बोल रहे हैं, गडकरी जी का आप बात कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी की बात कर रहे हैं, अमित शाह जी की बात कर रहे हैं। ऐसे हमारे कई मंत्री हैं, कई नेता हैं जिनके साथ कंधों से कंधा मिलाकर के चले हैं, पार्टी के भी हाइट को बढ़ाए हैं और पार्टी के हाइट को बढ़ाते बढ़ाते नरेंद्र मोदी का भी हाइट बढ़ा है। तो सबको बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी हाइट को बढ़ाया, ये कहना है। कुछ नया करने की तमन्ना उनकी रहती है, जीवट रहते हैं, पिछलग्गू नहीं रहते हैं, ऐसे तमाम गुण धर्मलाल कौशिक जी बता रहे हैं। मुझे आखिरी बातचीत के लिए आना है श्रवण जी के पास एक बार फिर तसल्ली से, लेकिन हस्तक्षेप सुनना है आकाश जिंदल जी का। वो काफी देर तक हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। एक बार आकाश जी की बात सुने और फिर इस कार्यक्रम का समापन श्रवण जी से तसल्ली बख्श होकर कराएंगे। जी आकाश जी, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जी, तो कांग्रेस के मेरे मित्र ने जो बातें कही जी। हैं, मैं आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर कांग्रेस जी, बट वो है डेटा कहां से लेके आ रहे हैं उसके ऊपर मेरे सीरियस क्वेश्चंस हैं। जी, जीडीपी ग्रोथ -3%। प्लीज मेरे हिसाब से एक रिस्पॉन्सिबल चैनल पे इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल डेटा ना दे, मेरी उनसे गुजारिश रहेगी। जी। अगर इस डेटा को वो ऑथेंटिकेट करते हैं तो अभी बताएं कि इस डेटा को वो किस तरीके से ऑथेंटिकेट करते हैं, कौन सा फॉर्मूला ले रहे हैं, पुराना फॉर्मूला ले लें। मैं अभी कैलकुलेशंस लेके बैठता हूं। अगर किसी भी तरीके से जीडीपी ग्रोथ वो -0.3% साबित कर दें तो मैं अपने नाम से इकोनॉमिस्ट का टैग हटा लूंगा। तो मेरी ये सबसे प्रार्थना रहेगी
कि तो कुल कृपया मिलाकर हम बात नरेंद्र मोदी पर कर रहे थे, आकाश जिंदल अपने वजूद पर लेकर आ गए। बहरहाल हमारा विषय अभी आकाश जिंदल और सुरेंद्र राजपूत नहीं है, अपने अपने दावे हैं। आकाश जिंदल की बतौर इकोनॉमिस्ट एक पहचान है, एक विश्वसनीयता है। जो आंकड़े आप दे रहे हैं वो अपनी जगह है। सुरेंद्र राजपूत जी मुख्य विपक्षी दल के सम्मानित प्रवक्ता हैं, अपनी राय उन्होंने रखी है, बाकी विश्लेषण उन्हें करने दीजिए। अभी हम नरेंद्र मोदी जी पर ही विश्लेषण करते हैं और श्रवण जी से समझना चाहते हैं। श्रवण जी, क्या आप नहीं मानते हैं कि नरेंद्र मोदी मुद्दों को भुनाने की कला में माहिर है और शायद ये उनकी सफलता है? उनके अपने जो नेता हैं वो तो अपने नेता हैं, वो दूसरी पार्टी के नेताओं को भी अपना नेता बना लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के दिग्गज राजनेता होते थे, तौर तरीका ऐसा अपनाया कि ऐसा लगने लगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जनसंघ और भाजपा के नेता हैं। क्या कहेंगे इसके संदर्भ में, इस खूबी के संदर्भ में, इस तौर तरीके के संदर्भ में? अचानक एहसास करा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, उनके संदर्भ में भी ऐसा लगता है वो भाजपा के नेता हैं, जनसंघ के नेता हैं। क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में, इस कला के संदर्भ में, इस कौशल के संदर्भ में? नहीं, मैं तो उनकी प्रतिभा का बहुत प्रशंसक हूँ। तो और हम दोनों के बहुत अच्छे भी संबंध हैं, मतलब वो जानते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम मित्र हैं। देखिए, हम चर्चा को जीडीपी से निकालते हैं। जी, जीडीपी एक भुलावा है, छलावा है। जीडीपी देश के नागरिकों के चेहरे पर दिखनी चाहिए। जिंदल साहब के चेहरे पर दिख रही है, पर अगर वो मेरे चेहरे पर भी दिखे और आपके चेहरे पर दिखे, और जो गरीब लोग हैं, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके चेहरों पर दिखे तो हम जीडीपी को मानेंगे। तो जीडीपी में मैं पढ़ना नहीं चाहता और मैं मान के चलता हूं कि जीडीपी का जो आंकड़ा है वो जो जिंदल साहब दे रहे हैं वो सही है जी। क्योंकि हमको वही मानना पड़ेगा जो सरकार जीडीपी का आंकड़ा देती है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो 2-3 चीजें हैं आप जानना चाहते हैं जी, वो उम्र का कोई बंधन नहीं है जी। नरेंद्र मोदी जी के साथ। उम्र का बंधन दूसरे लोगों के साथ है, जी, जिनको मार्गदर्शक मंडल में भेजना है, रिटायर करना है, कूड़ादान में डालना है। नरेंद्र मोदी जीवन भर के लिए देश में शीर्ष पर रहना चाहेंगे। जी, इस पार्टी में या तो चापलूस लोग हैं या डरे हुए लोग। तो इसलिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि उनकी तारीफ में या देश के तारीफ में जो कहा जा रहा है उसके पीछे क्या है। तो उम्र का कोई बंधन नहीं है। चीन और एक संक्षिप्त हस्तक्षेप करना चाहता हूं। अपन बड़ी मुखरता से ये बात बोल देते हैं, पर इसी पार्टी में रहते हुए एक सत्यपाल मलिक है, कुछ भी तो बोल देते हैं, फिर भी गवर्नर के तौर पर बने हुए हैं। अपन बोलते हैं कि सारे चाटुकार हैं, चापलूस हैं या डरे हुए हैं, पर सत्यपाल मलिक लगातार बोल रहे हैं और बने भी हुए हैं। संवैधानिक पद है सर, तो गडकरी जी ने बोला तो उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से भी हटा दिया और चुनाव समिति से भी हटा दिया जी, और बोल दिया कि ये तो आरएसएस की सहमति से किया। मैं नहीं जा, देखिए सतपाल मलिक के बारे में बात नहीं करना चाहिए जी। क्योंकि सतपाल मलिक की जो भूमिका है न तो जनसंघ की है न बीजेपी की है, और मैं उनको बहुत करीबन 40 साल से तो मैं ही जानता हूँ, 50 साल से, जी, इसलिए वो सतपाल मलिक को छोड़ दें। जी, ये भी छोड़ दें कि वर्ल्ड इंडेक्स में चाहे ह्यूमन रिसोर्सेस का हो, मीडिया फ्रीडम का हो, हंगर का हो, ह्यूमन रिसोर्सेस का हो, गरीबी का हो, हम किस जगह खड़े हैं दुनिया के देशों में, उसको भी छोड़ दें। जी। मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री के पास जो हुनर है, उस हुनर के चलते वो पूरे विपक्ष को खत्म कर देंगे धीरे धीरे। तमाम अर्थशास्त्रियों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है जी। तमाम विद्वानों को कर लिया है। तो वो जितने अच्छे लोग हैं दूसरी पार्टियों में, कांग्रेस में जो अच्छे हैं, समाजवादियों में जो अच्छे हैं, बीएसपी में जो अच्छे हैं,
लोकदल में जो अच्छे थे, सबको उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया है। आपको अगर नाम चाहिए, समय होता तो मैं नाम भी दे देता आपको। जी, आपको ज्यादा पता है कि महाराष्ट्र में कितने लोगों को किया है, राजस्थान में क्या कोशिश जारी है, गोवा में क्या किया है। जी, तो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी अस्थायी है, नरेंद्र मोदी स्थायी। ये एक आखिरी टिप्पणी श्रवण जी ने दी है। भारतीय जनता पार्टी अस्थायी है, नरेंद्र मोदी स्थायी है। तो कुल मिला के एक करिश्मे के तौर पर नरेंद्र मोदी, ये तो श्रवण जी भी मान रहे हैं, उनके संदर्भ में कटाक्ष भरी बात भी वो कह लेते हैं, लेकिन कौशल है इतना तो मानते हैं। और यही हमारे कुल मिला के कार्यक्रम का निचोड़ भी है कि एक लंबे अंतराल के बाद देश की राजनीति के फलक पर एक शख्स ऐसा आया है जिसने पूरी राजनीति को अपने इर्द गिर्द ही केंद्रित कर दिया है। पार्टी से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण एक शख्स दिखाई देता है। इसे आप अच्छाई माने या बुराई माने, पर शख्स की सफलता के तौर पर तो स्वीकार करेंगे। तो नरेंद्र मोदी कल जब जीवन के 72 वर्ष पूरे कर रहे हैं, उनको इस सफलता की बधाई कि उन्होंने अपने आप को इतना महत्वपूर्ण बना पाने में देश के संदर्भ में कामयाबी हासिल की। लेकिन क्या विश्व फलक पर वह देश को भी इतना ही महत्वपूर्ण बना पाएंगे, यही हमारी दिलचस्पी का विषय है। दावे आंकड़ों की शक्ल में जो भी हों, पर वह चेहरे पर प्रसन्नता के तौर पर आम जनता में दिखाई देना चाहिए, ये बात श्रवण जी ने कही है। हम इस शब्द की, इस विचार के हामी हैं कि वाकई जब तक देश की जनता के चेहरे पर खुशहाली नहीं, तब तक सरकार के दावों पर यकीन करने का कोई कारण नहीं। हम चेहरे पर वो खुशहाली देखना चाहते हैं। देखें वो खुशहाली हमें कब नसीब होती है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर नरेंद्र मोदी की शख्सियत को समर्पित यह है कि अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल। अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। जिगर मुरादाबादी ने जो ये शेर कहा था, वो नरेंद्र मोदी की शख्सियत पर मुबीद है। गुजरात के एक गांव से निकला हुआ शख्स देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा ही नहीं, बल्कि मजबूती से बना भी हुआ है और दुनिया की सियासत में अपनी चमक बिखेर रहा है। निश्चित तौर पर देश के तौर लिए यह उपलब्धि तो है, पर देश के आम नागरिक के हिस्से में भी यह उपलब्धि का हिस्सा पहुंचे, यह कामना हमारी है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सदा प्रणाम।